घंटों बाद विक्रमादित्य चलते हुए बालकनी के अंदर आता है। उसके नीचे वाले हिस्से को छोड़कर उसकी बॉडी पर कोई कपड़े नहीं थे। बाल बिखरे हुए और चेहरे पर भारी डार्कनेस के साथ एक सेटिस्फेक्शन से भरी हुई चमक। बाहर चल रही ठंडी हवाएं उसके बदन को जैसे छू रही थी और जैसे ही उसे टच कर रही हो मानो वो गर्म हो जा रही थी। उसकी लाल आंखें बाहर की तरफ देखती हैं। अंदर कशिश बिस्तर में पड़ी हुई थी। अब उसके बदन पर कोई कपड़े नहीं थे, बस थोड़े बहुत बचे कुचे ही कपड़े थे। वो बिल्कुल रफ होकर पड़ी हुई थी और नींद में भी जैसे दर्द और सेटिस्फेक्शन में तड़प रही हो। उसकी हल्की सी सॉफ्ट मॉर्निंग अब तक विक्रमादित्य के कानों में गूंज रही थी। 800 साल के बाद आज पहली बार उसे एक बार फिर से किसी के साथ इंटीमेट होकर सेटिस्फेक्शन का एहसास हुआ। इन सालों में वो बुरी तरह से तड़प रहा था। आज पहली बार इस तरह से उसे राहत मिली। वो एडमिट नहीं करना चाहता था, लेकिन ये एक्सपीरियंस उसका बहुत मजेदार था। उसने कल्पना भी नहीं की थी उससे भी ज्यादा ही मजेदार। जब पहली बार उसने मैथिली के साथ ये सब कुछ किया था, उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ था जो उसे कभी नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि वो पहली लड़की थी जिसे उसने टच किया था, ये उसका शौक था। वो तो गिनती भूल चुका था कि कितनी लड़कियों को नोच चुका है, मगर मैथिली के साथ उसका एहसास कुछ अलग ही था। एक बार फिर से आज उसे वही एहसास हुआ, लेकिन इस बार इस एहसास में कोई हैरानी या कोई सॉफ्टनेस नहीं थी, बल्कि हद से ज्यादा नफरत और डार्कनेस थी। उसे इस एहसास से नफरत थी, बहुत बहुत ज्यादा नफरत। लेकिन वो डीमन गॉड है, सेल्फिश एज एवर। मारने से पहले जरा टेस्ट करने में क्या ही जाता है। उसे सिर्फ मैथिली यानी कि इस इंसानी लड़की को खत्म ही नहीं करना था, इस तरीके से खत्म करना था कि इसकी रूह तक कांप जाए। उसने कुछ सेकंड सोचा और कहा, अगर मैं इसे अभी इसी वक्त अपने हाथों से मार दूं तो क्या ये मौत इसके लिए कुछ ज्यादा आसान नहीं हो जाएगी? हाथों को पीछे की तरफ करके हल्का सा बॉडी को स्ट्रेच करते हुए उसने कहा, मैं डीमन गॉड विक्रमादित्य हूँ। मेरी दरिंदगी के चर्चे खायरस में मशहूर हैं और पूरा खायरस जानता है मुझे बर्बाद करने के पीछे इस लड़की का हाथ था। तो इसे जो मौत मैं दूंगा वो इतनी आसान तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फिर उसने कुछ सेकंड सोचा और हंस दिया। उसने अपने आप से कहा, जब मेरा दिल टूटा था तो जिंदगी में पहली बार मुझ जैसे राक्षस को भी दर्द हुआ था। सोचो, जिसने कभी किसी पर भी दया नहीं की, क्रुएलिटी ही क्रुएलिटी की, जिसकी पहचान ही क्रुएलिटी थी। प्यार में दिल टूटने पर जब उसे दर्द हो सकता है, तो फिर ये लड़की तो एक मामूली इंसान है, इसका क्या हाल हुआ होगा? सुना है इंसान बहुत टूट के प्यार करते हैं जब वो प्यार करने पर आ जाते हैं। उसने अपने चेन को थोड़ा सा मसला और कहा, ये आइडिया काफी अच्छा है, इसे एक बार मैं ही खत्म करना, इस पर रहम होगा। और विक्रमादित्य अपने दुश्मनों पर रहम बिल्कुल नहीं करता, तो क्यों ना मैं भी इसे तिल तिल करके तड़पाऊं। इसने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया, मेरा भरोसा जीता, और जब मैं इसके सामने अपना दिल हार गया तो इस दिल में इसने खंजर उतार दिया और मुझे खत्म कर दिया। तो मैं भी इसके साथ क्यों ना ऐसा ही कुछ करूं। कुछ सोचकर विक्रमादित्य हंसने लगा, बहुत जोर से हंसने लगा। हाथों को हवा में फैलाया, लंबी सांस ली, आंखें खोली और आसमान को देखते हुए बोला, मुझे पता है कि मुझे इसके साथ क्या करना है। जिस तरह से इसने मुझे प्यार में गिराकर मुझे धोखा दिया और खत्म किया, मैं भी इसे अपने प्यार में गिराऊंगा। और जब ये मेरे प्यार में पूरे तरीके से पागल हो जाएगी, और उस वक्त इसकी आंखों में आंखें डालकर उतने ही नफरत के साथ देखूंगा जितनी नफरत के साथ इसने मुझे देखा था। वैसे ही इसके सीने में खंजर उतारूंगा जैसे इसने मेरे सीने में उतारा था। उसी तरह से मैं भी इसे दर्द में तड़पते हुए देखूंगा जैसे मैं तड़प रहा था और ये मुझे देख रही थी। विक्रमादित्य फिर जोर जोर से हंसने लगा। वो इस लड़की को खत्म जरूर करेगा और उसके लिए वो सबसे बेरहम और सबसे क्रूएल रास्ता चुनेगा। अंदर जाकर उसने कशिश को देखा और फिर बोला, आज से तुम्हारी जिंदगी का हर एक दिन
हर एक लम्हा तुम्हें तुम्हारी मौत के करीब ले जाएगा। मैं तुम्हें इतनी दर्दनाक तरीके से खत्म करूंगा कि तुम्हारी मौत पूरे खायरस के लिए एक मिसाल बन जाएगी। विक्रमादित्य की नफरत और उसकी बातों से अनजान कशिश गहरी नींद में डूबी हुई थी। सुबह सुबह फोन बजने की तेज आवाज के साथ कशिश की पलकों में हलचल होती है। बालकनी से आ रही धूप लगभग उसके बिस्तर तक पहुंचने ही वाली थी। पंछियों की आवाज गूंज रही थी और कमरे में फोन की आवाज इतनी तेज थी कि कशिश को नींद में भी इरिटेशन ज्यादा होने लगी। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, मगर वो इतनी नींद में थी कि उसकी पलकें खुलने से साफ मना कर रही थी। हाथ आगे बढ़ाकर उसने बिस्तर के बगल वाले टेबल पर रखे हुए अपने फोन को उठाया और कान के पास लगाकर बोली, हेलो। दूसरी तरफ से एक आवाज सुनाई दी, मैडम आप अभी तक ऑफिस नहीं आई? आर यू ऑलराइट? आप जानते हैं ना आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और आपका आना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बस जस्ट पूछने के लिए कॉल किया था। ये कॉल कशिश के ऑफिस से था। ये सुनकर उसकी पलकें धीरे धीरे खुल गई। उसने फोन में टाइम देखा तो उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। 10 बज चुके थे। इतना वक्त कैसे हो गया? 11 बजे उसकी मीटिंग है और वो अभी तक सो रही है। तुरंत वो उठकर बैठी और फोन पर बोली, मैं आ रही हूँ। ये बोलकर उसने फोन कट कर दिया। फोन को साइड में रखकर उसने अपने सर और माथे को पकड़ा। तभी कुछ ऐसा नोट किया कि वो एकदम से फ्रीज हो गई। उसने देखा कि उसके बदन पर कपड़े ही नहीं हैं। उसकी आंखें यहां वहां टहलने लगी। उसके कपड़े फटे हुए थे, ऐसे जैसे किसी ने बुरी तरह से फाड़ दिए हों। ये क्या है? और उसी वक्त उसे ये भी एहसास हुआ कि उसे अपनी बॉडी में दर्द महसूस हो रहा है। अब तक तो वो नींद में थी, लेकिन अब जब वो होश में आई है तो तेज दर्द की लहर दौड़ रही है उसकी बॉडी में। ये क्या हो रहा है मुझे? वो तुरंत खड़ी हुई। उसे याद आया कल उसने किसी को बुलाया था। कोई लड़का यहाँ पर उसका वेट कर रहा था। उसे ठीक से याद नहीं है क्योंकि वो काफी नशे में थी। तो क्या इसका मतलब मेरे उस लड़के के बीच रात को कुछ हुआ था? लेकिन अगर ऐसा है तो वो लड़का इस वक्त कहाँ पर? क्योंकि कमरे में कोई भी नहीं था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, पर्दे जले हुए हैं और बगल में ही एक राख का ढेर पड़ा हुआ है। ये इतनी सारी राख कहाँ से आ गई? ये हो क्या रहा है? आखिर ऐसा क्या हो गया कल रात को? आग लग गई थी क्या? कशिश कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है और रात को क्या हुआ था। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। बालों में उंगलियां डालकर उसने आंखों को बंद करके कस के बंद किया और बालों को मुट्ठी में पकड़ लिया जोर से। फिर एक गहरी सांस लेकर वो जैसे ही पलट कर जाने लगी, किसी के मजबूत सीने से एकदम टकरा गई। वो सीना इतना चौड़ा और मजबूत था, कशिश को एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वो किसी दीवार से टकरा गई हो। वो तुरंत 2 कदम पीछे लड़खड़ा गई। लेकिन जब उसने सामने देखा तो उसकी आंखें फैल गई। उसने देखा कि वो लगभग किसी के सीने पर आ रही है। उसने अपना सर ऊपर किया, काफी ऊपर करना पड़ा। सामने खड़े आदमी को देखकर उसकी सांस हालत में अटक गई और चेहरे का रंग उड़ गया। लाल आंखों वाला, सांस अटका देने वाला, बहुत ही ज्यादा हैंडसम लेकिन हद से ज्यादा लंबा चौड़ा मस्कुलर बॉडी वाला इंसान उसकी आंखों के सामने खड़ा हुआ है। कशिश ने तुरंत अपने सीने पर हाथ रख लिया। उसकी सांस अटक गई, आंखें बाहर निकल आई। कौन है ये? और क्या ये आदमी है? ये इतना लंबा कैसे है? इतना हैंडसम कैसे है? ओह माय गॉड! और इसकी आंखें, लाल आंखें किसकी होती हैं? हे भगवान, कहीं कोई राक्षस तो नहीं? कशिश की आंखें अभी तक फटी हुई थी। विक्रमादित्य नॉर्मली खड़ा हुआ था। कशिश का रिएक्शन देखकर वो तिरछा सा मुस्कुराया और बोला, क्या हुआ? मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, जैसे अपनी मौत को सामने देख लिया हो? उसकी बात सुनकर कशिश तुरंत होश में आई। फटाक से चद्दर उठाकर बदन पर लपेटी और 4 कदम पीछे होते हुए बोली, कौन हो तुम और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? विक्रमादित्य अपने एक आईब्रो हल्का सा ऊपर उठा लेता है।
तभी कशिश को कुछ याद आता है, वो अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। ओह गॉड, कहीं ये वही तो नहीं? क्या ये कल रात वाला लड़का है? क्या इस हैंडसम नौजवान के साथ मैंने रात गुजारी है? मगर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर इसके इस हैंडसम चेहरे को छुपा दिया जाए तो ये लगभग एक दानव जैसा दिखता है, मगर इतना हैंडसम जिसे देखकर तो खुद ग्रीक गॉड भी ब्लश करने लगे। और जब कशिश की नजर उसकी मस्कुलर बॉडी पर पड़ती है तो वो अपना सिलाइवा गटक लेती है। उसकी धड़कनें हद से ज्यादा तेज हो जाती है। क्या मस्त बॉडी है, क्या मस्त चेहरा है, लेकिन ये आदमी है कौन? कशिश विक्रमादित्य से बोली, क्या तुम वही हो जो कल रात को यहाँ आए थे? विक्रमादित्य ने नॉर्मली उसे देखते हुए कहा, हाँ, मैं यहाँ खास तुम्हारे लिए आया हूँ। धीरे धीरे उसके कदम कशिश की तरफ बढ़ने लगे। कशिश अजीब सी घबराहट में पीछे होने लगी। उसका दिल हर सेकंड के साथ और ज्यादा तेज धड़क रहा था। वो दीवार से लग गई। विक्रमादित्य ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके चिन्ह के नीचे रखा। उसके चिन्ह को धीरे से पकड़ा, चेहरे को ऊपर किया, अपना चेहरा करीब लेकर आया, बहुत करीब। कशिश अपनी सांस रोककर खड़ी हो गई। उसके बदन में जैसे बिजली का करंट दौड़ गया हो, गाल एकदम से लाल हो गए हों। विक्रमादित्य उसके करीब आकर धीरे से बहुत ही सेडेक्टिव आवाज में बोला, उम्मीद है कल रात को मैंने तुम्हें अच्छे से सेटिस्फाई कर दिया होगा। अगर कोई कमी रह गई है तो हम एक बार फिर से शुरू कर सकते हैं। कशिश का चेहरा एकदम टमाटर की जैसा लाल हो गया। एक बार फिर से? कशिश हिम्मत करके बोली, कल रात को क्या हमारे बीच वो सब कुछ हो गया? विक्रमादित्य तिरछा सा मुस्कुराया और बोला, तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? ठीक है, मैं एक बार फिर से करने को रेडी हूँ। कल रात को तो तुम मेरी बाहों में कितना तड़प रही थी। तुमने मुझे भी ये कहा कि इतना सुकून तुम्हें कभी महसूस नहीं हुआ। तुमने काफी तारीफ की मेरी। तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? कशिश ने ना में सिर हिला दिया। डेफिनेटली उसे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन एक बात तो पक्की थी, हुआ तो सब कुछ है दोनों के बीच में। और उसके बदन का ये तेज दर्द इस बात की गवाही दे रहा था, खास करके नीचे के हिस्से का दर्द। ऐसा लग रहा है जैसे कल रात को इस आदमी ने उसे टुकड़ों में तोड़ दिया हो। तभी कुछ सोचकर उसकी आंखें एक बार फिर से बड़ी हो गई और अपने आप से कहा, ये कल रात को इसने मेरे साथ सब कुछ किया और ये बोल रहा है कि मैंने इसकी तारीफ भी की। तो क्या इसका मतलब मेरी बॉडी ने इसे एक्सेप्ट कर लिया? तो क्या इसका मतलब मेरी इस बीमारी का इलाज ये हो सकता है? विक्रमादित्य अपने कदम पीछे लेकर बोला, मेरा काम खत्म हो गया। मेरे ख्याल से अब मुझे जाना चाहिए। वो पलट कर जाने लगा कि तभी अचानक कशिश के एक्सप्रेशन कड़क हो गए और उसने कहा, रुको वहीं पर। कशिश के बोलने पर विक्रमादित्य के कदम वहीं रुक गए। आंखें और गहरी हो गई और होठों पर तिरछी सी मुस्कुराहट आ गई। ये हुई ना बात, यही तो उसे चाहिए था। कशिश हाथ में चद्दर को कसते हुए पूरे स्टाइल और एटीट्यूड के साथ चलते हुए उसके सामने आकर खड़ी हो गई और उसे गौर से देखने लगी। उसके एक्सप्रेशन थोड़े कड़क थे, बिल्कुल बॉस की तरह। उसके आसपास का ऑरा थोड़ा अथॉरिटेटिव था। ओके। उसके बेहद गहरी खूबसूरत मगर कड़क हेजल आंखें विक्रमादित्य को देख रही थी। उसे अपनी तरफ इन नजरों से देखते हुए देखकर ना चाहते हुए भी विक्रमादित्य की आंखों के सामने मैथिली का चेहरा घूम जाता है। चेहरा भले ही बदल गया हो, वक्त भले ही बदल गया हो, दुनिया बदल गई हो, शरीर बदल गया, मगर ये आंखों से देखने का अंदाज ये बिल्कुल वैसा ही था। कभी वो मैथिली की ऐसी कड़क नजरों का एक वक्त में दीवाना हुआ करता था, लेकिन अब उसे उन नजरों से नफरत हो गई थी। उसे याद है आखिरी वक्त में उसकी वह गुस्से और नफरत से भारी नजरें जो उसे देख रही थी, जिन्हें वो आज तक अपने दिमाग से नहीं निकाल पाया। उसके हाथ की मुट्ठियां धीरे धीरे कस गई। कशिश विक्रमादित्य से बोली, तुम कहीं नहीं जा सकते, यहीं पर रुको।
विक्रमादित्य ने पूछा। और वो किस लिए? कशिश विक्रमादित्य के चेहरे के अलावा उसकी बॉडी को देखती है और ना चाहते हुए भी एक बार फिर से विक्रमादित्य की मस्कुलर बॉडी उसके अंदर की बेचैनी को जगाने लगती है। तुरंत ही थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए उसने पलक झपकाई और विक्रमादित्य से कहा, कहा ना यहीं रुको, मतलब यहीं रुको। मुझे ये बताओ, क्या सच में कल रात को हमारे बीच जो भी कुछ हुआ मैंने एंजॉय किया था? तुम्हें पूरा यकीन है कि मैंने तुम पर कोई गुस्सा नहीं किया? तुम्हें थप्पड़ नहीं मारा या तुम्हें खुद से दूर नहीं किया? कशिश जानना चाहती थी कि क्या सच में ऐसा हुआ था। उसकी बॉडी ने इतने सालों में आज तक कभी किसी को एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर अब अचानक इस आदमी को कैसे कर लिया? कहीं ये कोई झूठ तो नहीं बोल रहा है? उसकी बात सुनकर विक्रमादित्य अंदर ही अंदर मुस्कुराकर अपने मन ही मन में बोला, तुम मुझे अपने आप से दूर आखिर कैसे धकेल सकती हो? तुम्हारे अंदर की तरफ का इलाज मैं ही तो हूं। विक्रमादित्य ने कशिश से बस इतना कहा, बिल्कुल भी नहीं। असल में ये बोलकर वो कुछ कदम आगे आया और कशिश के बालों में उंगलियां डालते हुए कहा, जितनी तड़प और बेचैनी के साथ तुम मुझ पर झपट रही थी, मुझ पर टूट पड़ी, ऐसा लग रहा था मानो अगर मैंने तुम्हें छोड़ा तो तुम मर ही जाओगी। धीरे से विक्रमादित्य हल्का सा नीचे झुका और अपनी बहुत सेडेक्टिव और फुसफुसाहट भरी आवाज में कहा, तुम मुझसे भीख मांग रही थी, बार बार, लगातार। मैंने अपने पूरे जीवन काल में तुमसे ज्यादा बेसब्र, तड़पती हुई प्यासी लड़की नहीं देखी। बहुत ज्यादा बेचैन थी तुम, ऐसे तड़प रही थी जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है। अपनी उंगलियों को उसके गालों पर फेरते हुए उसने अपनी बात को कंटिन्यू रखते हुए कहा, जब मैंने तुम्हें छुआ तो तुम्हें ऐसा लग रहा था मानो तुम्हारे जलते बदन पर किसी ने ठंडा पानी डाल दिया हो। तुम्हारे चेहरे की वो राहत, वो सुकून, वो डेस्परेशन, वो सेटिस्फेक्शन कमाल का था। पूरी रात मेहनत करनी पड़ी मुझे तुम पर, तब कहीं जाकर तुम्हारे बदन की वो जलती हुई आग शांत हुई। लेकिन कुछ भी कहो, मजा बहुत आया। विक्रमादित्य की बातें सुनकर कशिश की धड़कनें तेज हो जाती हैं और चेहरा टमाटर से भी ज्यादा लाल हो जाता है, जैसे सारा खून चेहरे पर ही इकट्ठा हो गया हो। गला सूख जाता है और हाथों के रोंगटे खड़े हुए साफ दिखाई दे रहे थे। फक मैन, क्या सही में वे इतनी तड़प रही थी, इतनी डेस्परेट लग रही थी? क्या सच में ये आदमी जो कुछ बोल रहा है वो सच है? उसने इस आदमी के साथ फिजिकल इंटीमेसी इतनी ज्यादा एंजॉय की। वो नशे में थी, इसलिए उसे कुछ भी खास याद नहीं था, लेकिन उसे अपने शरीर में कुछ अजीब सा बदलाव महसूस हो रहा था। दिमाग कुछ याद नहीं कर पा रहा था, लेकिन शरीर सही इशारा दे रहा था। आज उसकी बॉडी में एक अजीब सा रिलीफ, एक अजीब सी एनर्जी उसे महसूस हो रही थी, जो आज से पहले कभी नहीं हुई। एक सेटिस्फेक्शन, जैसे उसके शरीर का कण कण बरसों बाद संतुष्ट हुआ हो। तो इसका मतलब क्या उसकी तलाश सच में खत्म हुई और उसकी तन्हाई भरी रातों में तड़पते हुए शरीर का इलाज उसे मिल गया? वो विक्रमादित्य की तरफ देखती है। निचले होठ को दांतों के नीचे दबाकर वो उसके मस्कुलर शरीर को देखकर अपने मन में बोली, ओह गॉड, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये आदमी मेरे मर्ज की दवा है। ना चाहते हुए भी कशिश ये एडमिट करती है कि विक्रमादित्य अनडिनाइबली न सिर्फ बहुत हैंडसम है, उसकी बॉडी तो गजब की अट्रैक्टिव है, इतनी ज्यादा कि उसे देखकर ही बदन में उसे पाने की तड़प जाग उठे। ना जाने कितनी ही लड़कियां अपने आप को आंख बंद करके इस आदमी पर डाल देती होंगी। पता नहीं क्यों, लेकिन यह सोचते ही कशिश को अपने अंदर ही अंदर एक अजीब सी जलन महसूस होती है। विक्रमादित्य ने कहा, मैं चलता हूं। वो जाने लगा, लेकिन कशिश ने तुरंत उसके बाजू को पकड़ लिया। स्टॉप। वो फिर से रुक गया। कशिश ने जैसे ही उसे पकड़ा वो दंग रह गई। उसने देखा कि विक्रमादित्य के बाइसेप्स बहुत ज्यादा मोटे हैं। उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। हल्का सा दबाकर देखा तो पाया कि वो तो पत्थर की तरह मजबूत है। उसने दोनों हाथों से उन्हें मेजर करने की कोशिश की और ये देखकर तो उसकी आंखें और मुंह फटा का फटा ही रह गया कि दोनों हाथ लगाने के बाद भी
विक्रमादित्य के एक हाथ के बाइसेप्स को भी नहीं नाप पा रही थी। उसने डिसबिलीव के साथ कहा, कितनी जिम करते हो तुम? इतने मोटे बाइसेप्स कैसे बनाए तुमने? ये कितने मजबूत हैं। और मजबूत ही नहीं, काफी सेक्सी भी हैं बाय द वे। ये तो इन हाथों से ट्रक खींच लेता होगा। जाने क्यों कशिश का और ज्यादा मन होता है विक्रमादित्य की बॉडी को टच करने का। उसकी उंगलियों में बेसब्री सी आ जाती है और बिना ही उसकी परमिशन के उसकी बॉडी पर टहलने लगती है। तभी उसकी उंगलियां विक्रमादित्य के सीने पर जाती हैं, चेस्ट के ऊपर, और वो उसे दबाती है। उसकी सांस अटक जाती है। न सिर्फ उसके बाइसेप्स मोटे और मजबूत थे, शरीर भी एकदम मस्कुलर था, पत्थर की तरह, और इतना अमेजिंग कि उसे टच करते ही कशिश के अंदर के डिजायर्स जैसे एक बार फिर से अंगड़ाई लेने लगी। विक्रमादित्य ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, कल रात को तो तुमने मेरी बहुत तारीफ की। तुम्हें मेरी बॉडी काफी ज्यादा पसंद आई। ये बोलते हुए वो कशिश के हाथ को धीरे से सीने से नीचे एब्स पर लेकर गया, जैसे अपने मस्कुलर शरीर को उसे ऑफर कर रहा हो, ताकि उसकी उंगलियां राहत पा सके। या फिर ये कहो कि ये आदमी जानबूझकर उसे एक बार फिर से सेड्यूस कर रहा था। और कमाल की बात तो ये है कि वो हो भी रही थी। कौन नहीं होगा यार। ये हॉट बॉडी देखकर पापी दिमाग में जाने कितने ही पापी ख्याल आते होंगे। कशिश तुरंत होश में आई और अपने हाथ को एकदम से पीछे किया। वो विक्रमादित्य के सामने इस तरह से उसकी हरकतों से सेड्यूस नहीं हो सकती। ये एक सर्विस बॉय है जिसे उसने पैसे देकर बुलाया है, और वो इस शहर की सबसे रईस रेप्यूटेटेड फैमिली की हेड और शहर की सबसे बड़ी कंपनी सिंघानिया ग्रुप की चेयरवुमेन है। उसे अपने कड़क अंदाज में रहना चाहिए। वह खुद को इतना डेस्परेट नहीं दिखा सकती, वरना क्या सोचेगा यार ये शहर उसके बारे में। बस ये सोचते ही कशिश अपना गला साफ करती है और अपनी हैरानी और अपने ब्लश को एकदम से गायब करते हुए थोड़े कड़क अंदाज में आ जाती है। वो सोफे के पास जाती है और एकदम स्टाइल के साथ एक पैर के ऊपर दूसरे पैर को रखकर एक हाथ से चादर को पकड़ते हुए दूसरे हाथ को स्टाइल से अपने घुटनों पर रखकर विक्रमादित्य की तरफ देखकर बोली, नाम क्या है तुम्हारा? विक्रमादित्य उसके सामने खड़ा हुआ था। अपने सामने उसे ऐसे बैठे हुए देखकर उसकी आंखें कुछ सेकंड के लिए डार्क सी हो गई। इस लड़की की ऑडेसिटी तो देखो, उसके सामने इस तरह बैठी है और इतनी स्टाइल से उससे सवाल जवाब कर रही है। पर कोई बात नहीं, हिसाब होगा, हर एक चीज का हिसाब बराबर होगा। विक्रमादित्य ने कोल्ड लेकिन नॉर्मल आवाज में जवाब दिया, विक्रम। कशिश ने उसका नाम सुना, हल्का सा सर हिलाया और अगला सवाल पूछा, उम्र क्या है तुम्हारी? कशिश के सवाल से अंदर ही अंदर विक्रमादित्य हंस दिया। मेरी उम्र कितने हजार साल है मैं खुद गिनती भूल चुका हूं। मगर उसने कशिश से कहा, 30 साल। ये सुनकर कशिश अपनी आईब्रो हल्की से ऊपर उठा लेती है। 30 साल? इसका मतलब ये आदमी उससे सिर्फ 1 साल बड़ा है। हाँ, वैसे ही इसकी उम्र के आसपास का ही लगता है। ये ना बहुत ज्यादा बड़ा, ना बहुत ज्यादा छोटा। कशिश खुद 29 साल की है, लेकिन आज भी उसका शक्ल और शरीर लगभग 22 साल की लड़की के जैसा है। ऐसा लग रहा था जैसे 22-23 साल के बाद उसकी बॉडी पर उम्र के साइन ही नहीं दिखाई दे रहे थे। कोई उसे देखकर बोल भी नहीं पा सकता था कि वो 29 साल की लड़की है। काफी अमेजिंग है। कशिश को अपनी बॉडी पर काफी प्राउड था। कशिश विक्रम से बोली, विक्रम, तुम जहां पर काम करते हो वहां पर कितना कमा लेते हो? विक्रमादित्य चुपचाप खड़ा रहा, कुछ बोला नहीं। कशिश ने अपने दोनों हाथों को छाती पर क्रॉस किया और कहा, मैं तुम्हें बहुत अच्छा अमाउंट दे सकती हूँ, मेरे पास तुम्हारे लिए जॉब है। विक्रमादित्य अभी भी चुपचाप खड़ा हुआ उसकी सारी बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। कशिश ने विक्रम से कहा, जो कुछ हमारे बीच कल रात को हुआ, ये समझ लो कि वही तुम्हारी जॉब है। आज के बाद तुम इसी घर में रहोगे।
तुम आज के बाद मेरे सीक्रेट नाइट सर्विस बॉय हो। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस मुझे खुश करना है। उसके बदले में मैं तुम्हें ऐसी लग्जरी लाइफ दूंगी जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। बोलो, मंजूर है? क्या बात है, क्या ये लड़की विक्रमादित्य द डीमन गॉड को ऑर्डर दे रही है? इसकी औकात भी है इतनी? ये सोच भी कैसे सकती है वो विक्रमादित्य को अपना स्लेव बनाकर रख सकती है? पागल लड़की। वो खुद नहीं जानती कि वो किससे डील कर रही है। वो खुद क्या चीज है, उसकी मौत है वो उसे खत्म करने आया यहाँ पर। बेशक विक्रमादित्य का इरादा थोड़ा सा बदल गया हो, मगर उसका मकसद वही है, इस लड़की को खत्म करना। चाहे इसकी प्लानिंग का हिस्सा हो इस लड़की को अपने प्यार में गिराना, मगर सवाल ही नहीं उठता कि वो इस लड़की को मतलब इस तरह से उसकी गुलामी को एक्सेप्ट करेगा। वो किसी का गुलाम नहीं है और ना ही उसे कोई गुलाम बना सकता है, ऑर्डर दे सकता है। यहाँ इंसानों की दुनिया हो या खायरस, अपर हैंड हमेशा उसका ही रहेगा, क्योंकि वो सबसे ताकतवर है। कशिश को पूरा यकीन था कि विक्रम बिल्कुल मना नहीं करने वाला। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए तो लड़के बस ख्वाब ही देख सकते थे, और यहाँ वो खुद उसे खुश करने का ऑफर खुद ही खुद दे रही थी। ऊपर से लग्जरी लाइफ, ऐसी लाइफ जो उसने सपने में भी नहीं सोची होगी। तो ये तो उसके लिए विन विन सिचुएशन है। डेफिनेटली वो मना बिल्कुल नहीं करेगा। कशिश खड़ी होकर बोले, ऑलराइट, अभी मुझे ऑफिस के लिए निकलना होगा। रात को यहीं पर तुम मेरा वेट करना और यहाँ से बाहर मत जाना। तुम्हें इस फार्म हाउस पर ही रहना होगा, बाहर जाना अलाउड नहीं है। ये बोलकर वो जाने लगे कि तभी पीछे से विक्रमादित्य की आवाज सुनाई दी, मैंने अभी तक हाँ नहीं बोला है। उसकी बात सुनकर कशिश के कदम ठहर जाते हैं, आंखें सिकुड़ जाती हैं और वो पलटकर विक्रमादित्य की तरफ देखती है।